मान रखे तो पिब रखे तजुमान, दो गहने बंद हो एक कण खंबे ठाम। आज अपन बात करेंगे एक ऐसा दुर्ग जो राजस्थान में प्राचीन दुर्गों में से दूसरे नंबर पर आता है। एक ऐसा दुर्ग जो सुनहरी या पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण उसे सोनारगढ़ दुर्ग कहा जाता है। एक ऐसा दुर्ग जो 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोन कटारिया और आप देख रहे हैं मारवाड़ी शिक्षा जगत चैनल। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जो कोने में रेड वाला जो बटन है उसको दबा दो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। आप वीडियो देखते हैं परंतु ना तो सब्सक्राइब करते हैं न ही लाइक, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए इस दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं। यह जो सोनारगढ़ दुर्ग है यह राजस्थान के प्राचीन दुर्गों में से दूसरे नंबर पर आता है। यह बात हमें पहले कर दी है। और यह दुर्ग राजस्थान के पंचमी क्षेत्र में एक जिला है जैसलमेर जिला। कौन सा जिला है? जैसलमेर जिला। और उसी जैसलमेर जिले में स्थित है सोनारगढ़ दुर्ग। यह दुर्ग धानबंद दुर्ग की श्रेणी में आता है क्योंकि इसके चारों तरफ बालू के बड़े बड़े टीले हैं, दोहरे हैं, चारों तरफ रेत के डोले हैं और बीच में ही वो स्थित है दुर्ग। यह दुर्ग राज जैसन है। इस दुर्ग का निर्माण 12 जुलाई 1155 ईस्वी को कराया था और इस दुर्ग की जो नींव है वो ईशा ऋषि के आशीर्वाद से रखी गई और इस दुर्ग को निर्मित होने में करीबन 7 वर्षों तक का समय लगा। यह दुर्ग न तो सीमेंट से बना है और न ही किसी चूना पत्थर से। इसमें केवल जिप्सम की कली और लोहे का प्रयोग किया गया। इस दुर्ग को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे सोनगिरी हो गया, स्वर्णगिरी, है ना। और उसके बाद इस दुर्ग को कई उपनामों में जाना जाता है, उसको उपाधि दी गई है इस दुर्ग को। जैसे हो गया राजस्थान का अंडमान, है ना, और रेगिस्तान का गुलाब, गलियों का गलियारा, इस टाइप से इसके कई उपनाम। उसके बाद और भी आगे चले और भी पॉइंटों के बारे में, इस दुर्ग के बारे में बात करें तो ये जो दुर्ग है इस दुर्ग में कई दार्शनिक स्थल है, जैसे जैसर का कुआं, बादल विलास, रंग महल और मोती महल, सर्वोत्तम विलास, जैन आदिनाथ का जैन मंदिर, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, स्वांग्य माता का मंदिर और जैन भद्र सूर्यकृत के प्रमुख भंडार इस दुर्ग में स्थित है। उसके बाद अपन बात करें कि जो सर्वोत्तम विलास है उसका निर्माण अखेराज ने करवाया था। उसके बाद जो बादल विलास है ये 5 मंजिला है और उसकी जो वास्तुकला है वो ब्रिटेन से मिलती जुलती है। उसके बाद इसमें अगर और मंदिर देखे जाए तो जो आदिनाथ का जो जैन मंदिर है वो सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, सबसे प्राचीन है और जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। उसके बाद जैन भद्र सूर्यकृत का जो प्राचीन पांडुलिपि हस्तलिखित जो भंडार है उसके लेखक जैन भद्र सूर्य। तो इतनी जो जानकारी है आपको क्लियर हो गई होगी। बात करें तो इस दुर्ग पर प्रमुख 2.5 शाखे, 2.5 शाखे का मतलब 2 पूरे शाखे और एक आधा, ठीक है। तो उसके बाद में और भी पॉइंटों के बारे में बात करें तो चलते हैं आगे। उसके बाद इस दुर्ग को 2005 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। फिर बाद में इस दुर्ग पर शाखाओं के बारे में अगर बात करें तो जो प्रथम शाखा है वो 1312 ईस्वी में होता है, करीबन 1312 ईस्वी में अनुमानित डेटा है, ठीक है। क्लियर नहीं कह सकते, ओनली पर अनुमान लगा सकते। 1312 ईस्वी, ठीक है। जब ये शाखा हुआ था तब इस दुर्ग पर शासक थे जैत सिंह। ऐसा माना जाता है, ऐसे ऐतिहासिक सोर्सेज है उसमें बताया गया है कि जब इस दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं
तो आक्रमण करने का एक विशेष कारण होता है। यानी जब अलाउद्दीन खिलजी एक स्थान है मुल्तान और ठट्टा, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, कि वहां से जब अलाउद्दीन की जो सेना है वो वहां से लूटपाट का जो सामान है, जो सामग्री है, वो जब जैसलमेर रियासत से गुजरे थे और दिल्ली जा रहे थे, मुल्तान और ठट्टा जो पाकिस्तान में पड़ता है, वहां से लेकर बीच में आता है जैसलमेर रियासत, उससे होकर वो दिल्ली जा रहे थे। तब बीच में जो मूलराज है और उसके भाई रतन सिंह, वो अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर दाव बोल देते हैं, आक्रमण कर देते हैं, और जो सारा जो माल है, जो सारी सामग्री है, लूटपाट का जो सामान है, वो हड़प लेते हैं मूलराज और रतन सिंह। और उसी के आक्रोश में आकर अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग पर आक्रमण करते हैं। दूसरा एक भी और भी कारण है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसको उसमें एक लालसा थी कि क्यों नहीं दुनिया पर राज करूं, तो एक लालसा थी कि साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। एक कारण ये भी है, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार करना, अपने साम्राज्य को बढ़ाना, तो ये भी कारण हो सकता है। सोर्सेज है, अलग अलग सोर्सेज है, अपने अपने हिसाब से मत दे रहे हैं, ठीक है। तो जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब इस दुर्ग पर आक्रमण करती है, तो वहां के जो शासक थे ज़ियाद सिंह, ठीक है ना, कौन थे? ज़ियाद सिंह। तब एक सेनापति कमालुद्दीन गर्ग, फर्स्ट बार अलाउद्दीन खिलजी उस कमालुद्दीन गर्ग को उस दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है, तो कमालुद्दीन गर्ग है वो निष्फल हो जाता है, यानी असफल रहता है। फिर बाद में दूसरा सेनापति जिसका नाम था मलिक काफूर, उसको भेजा जाता है और वो भी असफल रहता है, निष्फल रहता है। फिर तीसरी बात और कमालुद्दीन गर्ग को वापस भेजा जाता है। ये जो कमालुद्दीन गर्ग है, ये वो है जो शिवाना का जो शाका हुआ था सातलदेव के समय, ठीक है ना, और वही कमालुद्दीन गर्ग, ठीक है ना, तो कंफ्यूजन नहीं हुआ। फिर बाद में जो कमालुद्दीन गर्ग है उसको इस दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है, तो लंबे समय लग जाता है, यानी ये जो प्रोसेस है ना वो लंबा चलता है, करीबन 500 महीने लग जाते हैं। तब उस 500 महीनों के अंदर जो ज़ियाद सिंह है उसकी तो हो जाती है मृत्यु, और उसी महीनों के बीच उसका एक नया शासक बन जाता है मूलराज, ठीक है ना। तो जब मूलराज और रतन सिंह जब इस सेना पर बैठते हैं, इस सेना की ओर आक्रमण करते हैं, शत्रुओं पर टूट पड़ते हैं, और टूट पड़ने के बाद मूलराज और रतन सिंह इसकी हो जाती है पराजित, और ये हो जाते हैं वीरगति में शहीद, वीरगति को प्राप्त कर देते हैं और अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। और पीछे रहने वाली जो वीरांगनाएं हैं, जो चत्राणियां हैं, वो कर लेती हैं आत्मदाह, या हम कह सकते हैं सामूहिक जौहर। फिर बाद में ये जो रियासत है, ये जो दुर्ग है, ये दिल्ली के अधीन हो जाता है, ठीक है, दिल्ली के अधीन हो जाता है। फिर बाद में अगर हम दूसरे शाखा की बात करें तो वो होता है 1315 ईस्वी में, यानी जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है, तब उसका एक पुत्र था शहाबुद्दीन उमर, उसको राजगद्दी पर बैठाया जाता है, और वो जो होता है वो अल्प आयु का था, यानी अभी तक वयस्क होना बाकी था, कम ही था, 12-13 वर्ष का था। तब उस अल्प आयु के पुत्र का फायदा उठाकर उसके जो अलाउद्दीन के सेनापति थे मलिक काफूर, उन्होंने इस चीज का फायदा उठा दिया और उन्होंने सल कपट से शहाबुद्दीन उमर की आंखें फोड़ दी। और फिर बाद में इसी घटना का पता लग गया, एक शासक था मुबारक शाह, और उन्होंने मलिक काफूर की हत्या कर दी। फिर बाद में दिल्ली पर शासक हो गया मुबारक शाह का, और कुछ समय तक मुबारक शाह उस दिल्ली की गद्दी पर बैठे रहे। और ऐसे माना जाता है कि जो एक इतिहासकार है बर्नी, जो बताते हैं कि जो मुबारक शाह है वो दरबारियों के बीच नंगे होकर घूमते थे। फिर बाद में इसी शासक का फायदा उठाकर जैसलमेर के जो योद्धा थे राव दुदा और त्रिलोक सिंह, वो इनसे युद्ध करके जो जैसलमेर रियासत है उसको स्वतंत्र कर देते हैं, ठीक है। और फिर बाद में एक शासक आता है मुबारक हसन, वो जो मुबारक हसन है वो मुबारक शाह की हत्या कर देता है और दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। और फिर बाद में मुबारक हसन की भी हत्या की जाती है गियासुद्दीन तुगलक द्वारा। और फिर बाद में अंत में जाकर दिल्ली की सत्ता पर स्थापना हो जाती है तुगलक वंश, और उसका जो प्रथम शासक होता है गियासुद्दीन तुगलक।
उसके बाद दूसरी बार यहाँ हम कह सकते हैं दूसरा शाखा होता है 1315 ईस्वी। तब जैसलमेर के शासक से राजदूता और बाहरी आक्रमणकारी यानी दिल्ली के जो शासक थे गयासुद्दीन तुगलक, उसके जो सेनापति था फिरोज शाह तुगलक, वो करते हैं इस दुर्ग पर आक्रमण। और वहां पर जो वीर योद्धा हैं राजदूता और त्रिलोक, उसके बीच होता है केसरिया। वो केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध भूमि में कूद पड़ते हैं और अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। और पीछे रहने वाली वीरांगनाएं हैं, चतरानियां हैं, रानियां हैं, महारानियां हैं, वो कर लेती हैं जौहर। ठीक है, तो ये था दूसरा शाखा। उसके बाद अपन बात करेंगे जैसलमेर के तीसरे शाखा, यहाँ हम कह सकते हैं क्रम के अनुसार अर्ध शाखा। ये जो शाखा है वो होता है 1550 ईस्वी। और वहां के जो उस टाइम वहां के जो शासक थे वो थे लोणकरण। ठीक है, एक घटना, एक कहानी है, सोर्सेस में बताए गए हैं कि जब एक शासक था अमीर अली, जो था कंधार का, पर वर्तमान में वो है अफगानिस्तान। जब अमीर अली को कंधार से निकाला जाता है तब वो भागकर लोणकरण के पास आ जाता है और फिर बाद में जो लोणकरण है वो उनको शरण दे देते हैं। और कुछ समय के बाद में जो अमीर अली है उसके मन में कुछ लालसा आ जाती है कि क्यों नहीं मैं भी इस दुर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लूं, क्यों नहीं ये जो पूरा जो साम्राज्य है उसको हड़प दो। तो उसने एक योजना सोची, उसके पास थे कुछ सैनिक, उसने योजना से सोची और योजना ये सोची कि क्यों नहीं मेरे सैनिकों को महिलाओं के वेश में बदल कर उनको किले में प्रवेश करने के लिए अनुमति दिला। तो उसने ऐसा ही किया, सैनिक थे उनको महिलाओं के वेश में महिलाओं के वस्त्र पहना दी और उन्होंने संदेश भेजा दिया लोणकरण के पास कि हमारे पास कुछ बेगमें हैं, हमारे पास कुछ बेगमें हैं जो आपकी रानियों से मिलना चाहती। तो लोणकरण ने उनको अनुमति दे दी और जो सैनिक थे वो महिलाओं के वेश में दुर्ग में प्रवेश कर दी। और प्रवेश करने के बाद उन्होंने उस सेना पर, लोणकरण की सेना पर दाव बोल दिया और उनके बीच घमासान युद्ध हुआ। और उस युद्ध में जो शासक थे लोणकरण, उसकी भी हत्या हो जाती है और अमीर अली की भी हत्या हो जाती है। परंतु इस युद्ध में जो बाटी शासक थे, जो लोणकरण थे, उनकी विजय होती और विजय होने के कारण ही जो रानियां हैं वो जौहर नहीं करती। तो ये कारण था अर्धशाखा का। उसके बाद अपन बात करेंगे, एक कहानी है राम मालदेव राठौर की और रानी उमा देवी। जो रानी उमा देवी है वो राम मालदेव राठौर की प्रिय पत्नी थी और लोणकरण की बेटी। रानी उमा देवी को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। आखिर क्या कारण था रानी रूठी रानी के नाम से जानने का? जो राम मालदेव है वो मारवाड़ के शासक थे। तो एक दिन जो राम मालदेव है वो नशे में धुत हो जाते हैं और नशे में धुत होने के कारण वो एक दासी थी बारमली, उसी को ही अपनी प्रिय पत्नी यानी रानी उमा देवी को मान लेते हैं और उसके बाद में वो उसके साथ कुछ अनहोनी कार्य कर लेते हैं, कुछ ऐसी घटना कर देते हैं ताकि जो एक दासी के साथ नहीं करनी चाहिए। तो उसी की वजह से जो रानी है उमा देवी रूठ जाती है और फिर बाद में इस घटना का पता लोणकरण को चलता है और जो लोणकरण है वो बार बार राम मालदेव को मारने का प्रयास करते हैं, परंतु वो इस कार्य में असफल रहते हैं। और फिर बाद में जो लोणकरण है उसकी पत्नी जो कि राम मालदेव की सासू माँ थी, वो एक दूत भेजती हैं रानी के पास, रानी उमा देवी के पास, और उस दूत का नाम राघवदेव पुरोहित को भेजा जाता है और उस दूत के माध्यम से उस रानी उमा देवी को तारागढ़ में शिफ्ट कर दिया जाता है। जो तारागढ़ है ना वो अजमेर वाला है, ठीक है, तो उच्च दुर्ग में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर बाद में कुछ समय के बाद में जो राम मालदेव है वो बार बार रानी को मनाने का प्रयास करते हैं, परंतु जो रानी है वो नहीं मानी और उन्होंने कुछ दूत भी भेजे, जिसमें फर्स्ट नंबर पर आते हैं ईश्वरदास बारट। वो उच्च दूत को भेजा जाता है तारागढ़ में और जो रानी है वो उस दूत के माध्यम के द्वारा यानी उस दूत के वाक्यों के अनुसार वो समझ जाती हैं, यानी मान जाती है
और जैसे ही वो आने वाली थी तब राजा जो शासक हैं, उस शासक में रहने वाली जो रानियां हैं, उसको इसके बारे में ज्ञात हो जाता है और उन रानियों के माध्यम से एक दूत और भेजा जाता है जिसका नाम है आशा भारत। और उन्होंने उच्च दूत को भेजा जाता है तारागढ़ में। और जब वो पहुंचता है तो जो रानी है वो आने वाली थी, तो उच्च दूत ने कुछ वाक्य यानी कुछ अपनी लाइनों के माध्यम से उसको स्वाभिमान के प्रति उजागर किया। यानी उन्होंने बोला कि मान रखे तो पिव रखे तज मान, दो गहने बंद हो एक कण खंबे ठान। और फिर बाद में इस दुहे के माध्यम से उसके अंदर स्वाभिमान जाग जाता है, अपने राजपूत की मर्यादा को बनाए रखने का एक जो अंदर था वो साहस जाग जाता है। और फिर बाद में वो गुदोल चली जाती है और कुछ समय तक या कुछ दिन तक वहीं रहती है। और अंत में जाकर जो मालदेव है उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में जो मालदेव की जो पगड़ी थी उसके साथ रानी उमादेव, यहाँ पे आ सकते रानी रुट्टी रानी है उसके साथ सती हो जाती है। तो ये थी रानी उमादेव और राम महादेव की